आलसी सौतन की पहली रसोई। सुबह के 11 बज रहे होते हैं, तभी अचानक से अलार्म बजता है और शीतल की नींद खुल जाती है। ओहो, ये माँ भी ना सुबह सुबह अलार्म लगा देती हैं। सुबह से अलार्म 10 बार बज चुका है। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं इस अलार्म को ना फेंक दूंगी। शीतल अपने हाथ से अलार्म को उठाती है और उसे बंद करने वाली होती है, जिसके बाद उसकी नजर घड़ी के ऊपर पड़ती है। ओ माय गॉड, ये क्या, सुबह के 11 बज गए। मुझे तो मीटिंग के लिए जाना था। हे भगवान, आज फिर से लेट हो गई। शीतल फौरन उठती है और फटाफट तैयार हो जाती है, जिसके बाद वह कैब करके अपने ऑफिस पहुंच जाती है, जहां ऑफिस में उसका बॉस शेखर सबकी मीटिंग ले रहा होता है। ओ माय गॉड, मैं पूरे 1 घंटे लेट हूँ। आज तो मुझे शेखर सर बहुत ज्यादा सुनाएंगे। शीतल चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और मीटिंग ज्वाइन कर लेती है। जैसे ही उसके बॉस की नजर उसके ऊपर पड़ती है, वो उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद वो उसे अपने कैबिन में बुलाता है। हर बार तुम मीटिंग में लेट आती हो और मैं तुम्हें हर बार छोड़ देता हूँ। ऐसा और कब तक चलता रहेगा? इस बार छोड़ दीजिए, अगली बार से मैं समय पर आया करूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। शेखर उसे छोड़ देता है, जिसके बाद वो चुपचाप अपने कैबिन में जाकर काम करने लगती है। शीतल बहुत ज्यादा आलसी लड़की थी और शेखर उसे पसंद करता था। वहीं शेखर शादीशुदा था और उसकी एक बहुत संस्कारी और काली पत्नी थी। आज शेखर जी आ जाएंगे तो मैं उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी, ताकि वो खुश हो जाएं। सुप्रिया शेखर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन शेखर उसकी तरफ आंख भर के भी नहीं देखा करता था। तो वहीं शीतल हर रोज अपनी माँ से उसके आलस की वजह से सुना करती थी। अरे ये क्या, तूने आते ही पूरे घर को तहस नहस कर दिया। अरे जरा मेरे बारे में सोच, आकर मैं पूरे दिन काम करती हूँ और तू है कि कोई भी काम नहीं करती है। अरे माँ, सोने दो ना, वैसे ही मैं ऑफिस से इतनी परेशान हूँ। ये भगवान, तेरे हालत की वजह से तेरी शादी भी नहीं होगी, कोई तुझे पसंद नहीं करेगा। शीतल तकिए से अपने कानों को दबा लेती है और आराम से सो जाती है। अगले दिन जब वह अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ शेखर उसे प्रपोज कर देता है, जिसके चलते शीतल को अपनी माँ की कही हुई बातें याद आती हैं। मेरी माँ कहती है ना कि मेरी शादी नहीं होगी। ये देखो कितना अच्छा पति मिल रहा है, वो भी बिना मेहनत किए। अब तो मैं इससे शादी कर लूंगी और ऐश की जिंदगी जीऊंगी। शीतल शेखर से शादी कर लेती है, जिसके बाद शेखर उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ शीतल को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। शेखर, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो। तुमने इतना बड़ा राज छुपा कर मुझसे शादी की। अगर बता देता तो तुम मुझसे शादी नहीं करती। और फिर देखो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। शीतल अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आलसी थी और वो नहीं चाहती थी कि किसी और घर जाकर उसे 100 बातें सुननी पड़े। लेकिन वहीं सुप्रिया अपने घर अपनी सौतन को देखकर हैरान रह जाती है। मेरे होते हुए आप इस घर के अंदर मेरी सौतन लेकर आ गए। हर एक बार तो मेरे बारे में सोचा होता आपने। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरे सामने खड़ी होकर बोल रही हो? जाओ, अगर इस घर में रहना है तो तमीज से रहो, नहीं तो तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। ओ माय गॉड, मेरी सौतन कुछ ज्यादा ही बोल रही है। रहने दीजिए, इसे इस घर की नौकरानी बनाने में मेरा कुछ नहीं जा रहा। बेटा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतना बड़ा कदम उठा लेगा। तूने एक बार भी अपनी पत्नी सुप्रिया के बारे में नहीं सोचा, उसके ऊपर क्या बीतेगी। शेखर अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ शीतल की शादी को पूरा 1 हफ्ता हो जाता है, लेकिन वो घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी और सारा दिन अपने कमरे में सोती रहती। हमेशा अपने कमरे में सोती रहती हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी पहली रसोई भी होनी है। माँ जी, आज मेरा मन नहीं है खाना बनाने का, एक काम करती हूँ, बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं शीतल, ऐसा नहीं है। तुम इस घर में बहू हो और तुम्हें मेरी माँ की बातें माननी होंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं अभी कुछ बढ़िया सा बना कर लाती हूँ। शीतल रसोई में जाती है और सबके लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। वो एक एक करके खाना तो बनाती है, लेकिन इस बीच उसे गर्मी से बहुत तेज नींद आने लगती है। ओहो, रसोई में तो बहुत ज्यादा गर्मी है, ऊपर से आलू उबलने में भी अभी टाइम लगेगा। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ, तब तक सीटी लग जाएगी। शीतल ऐसा सोचकर वहीं सो जाती है। एक के बाद एक सीटी लगती जाती है, लेकिन शीतल को जरा भी अंदाजा नहीं होता। तभी कुकर बुरी तरह फटने वाला होता है, लेकिन फौरन वहाँ सुप्रिया आ जाती है। वो कुकर को फटने से रोकने की कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन कुकर फट जाता है और उसके ऊपर गरम गरम पानी की छींटें और गर्म आलू उड़कर आ जाते हैं, जिससे उसका चेहरा और भी ज्यादा बर्बाद हो जाता है। तभी शीतल की नींद खुल जाती है। अरे ये क्या, इसका तो पूरा चेहरा खराब हो गया। विक्रम जी, जल्दी यहाँ पर आओ, डॉक्टर को फौरन बुलाओ। विक्रम फौरन डॉक्टर को कॉल करता है, जिसके बाद सभी डॉक्टर मिलकर सुप्रिया का इलाज करने के लिए उसे इमरजेंसी में ले जाते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ शीतल। तुमने एक बार भी ना तो अपनी जान के बारे में सोचा, ना ही दूसरों के बारे में। अरे औरों का नहीं तो कम से कम अपने बारे में ही सोच लेती। लेकिन देखो मेरी बहू सुप्रिया कितनी अच्छी है, उसने तुम्हें बचा लिया और तुम्हारी परेशानी खुद पर ले बैठी। माँ, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। मैंने एक बार भी सुप्रिया के बारे में नहीं सोचा। वो कितनी अच्छी है और उसका दिल कितना साफ है। ये सब मेरी ही गलती है और मेरे आलस की वजह से ये सब हुआ है। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मुझे माफ कर दीजिए विक्रम जी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज अगर तुमने जरा भी सोचा होता तो सुप्रिया के साथ ऐसा नहीं होता। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चली जाओ यहाँ से। शीतल को कुछ समझ नहीं आता, जिसके चलते वह डॉक्टर्स के पास आती है और उनसे कहती है,
देखिए डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि सुप्रिया का चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कर दीजिए। जितना भी खर्चा आएगा वो मैं दूंगी, लेकिन सुप्रिया के चेहरे को कुछ नहीं होना चाहिए। शीतल के कहने पर डॉक्टर सुप्रिया के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी शुरू कर देते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के दौरान सुप्रिया पहले से भी बहुत ज्यादा सुंदर और गोरी हो जाती है, जिसके बाद शीतल सुप्रिया से अपनी गलती की माफी मांगती है और विक्रम को डिवोर्स देकर सुप्रिया की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है। मुझे माफ कर दो सुप्रिया, ये सब मेरी वजह से हुआ था। मुझे इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए था। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जो हुआ उसे भूल जाइए। ऊपर से मेरी सौतन भी मेरी जिंदगी से चली गई है, पता नहीं वह किस हालत में होगी। शीतल ने मुझे डिवोर्स दे दिया है और वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। जो हुआ मैं भी उसे भूल जाता हूँ और तुम भी भूल जाओ। आज से हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। शीतल की वजह से सबक मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ शीतल अब आलस करना हमेशा के लिए छोड़ देती है, जिसके बाद वह एक लड़के से शादी करके उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया को अपनी पत्नी का दर्जा देता है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अनीता घर के काम करके थक गई थी, इसलिए अब वह अपने बेटे विक्रम के लिए पंडित जी से एक अच्छी लड़की ढूंढकर दीपा नाम की लड़की से शादी कर देती है। पर दीपा एक आलसी किस्म की कामचोर लड़की थी, जिससे घर का कोई काम नहीं होता था। अब अनीता को क्या मालूम था कि उसकी बहू सर्वगुण संपन्न की जगह आलसी आ गई है। शादी के कुछ दिन तो दीपा अच्छे से अपने ससुराल को संभालती है, पर 4-5 दिन बाद ही आलस करने लगती है। अरे मुझे दवाई खानी है, पानी तो है ही नहीं, रसोई से लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर अनीता रसोई में जाती है तो देखती है रैक में एक भी बर्तन नहीं है। अब मैं पानी कैसे पीऊं? एक भी गिलास कटोरी कुछ नहीं है, सारे बर्तन सिंक में पड़े हैं। दीपा बहू, अरे जरा इधर तो आना। जी माँ जी, कहिए। अरे ये सब क्या है? सारे गंदे बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं, मुझे पानी पीना है, कैसे पीऊं? और इतनी गंदगी क्यों कर रखी है रसोई में तुमने? खाना बनाने के बाद साफ करना चाहिए था ना उसी वक्त। वो माँ जी, मैं खाना बनाकर थक गई थी, इसलिए थोड़ी देर लेटने चली गई, सोचा फिर ये सब काम बाद में कर लूंगी। ठीक है, आगे से रसोई को इतना गंदा मत रखना, अब एक गिलास साफ कर दो। जी माँ जी। इतना कहकर दीपा एक गिलास साफ करके अपनी सास को दे देती है, जिसके बाद वो चली जाती है। फिर दीपा सारे बर्तन साफ कर लेती है। कुछ देर बाद बारिश का पानी आंगन में आ जाता है। ये देखकर दीपा कहती है, ओफो, ये बारिश और हो गई आंगन में, सारा पानी यहाँ आ गया, अब इसे साफ करना पड़ेगा, वरना माँ जी फिर से कहेंगी, बहू इतना गंदा क्यों कर रखा है? एक तो वैसे ही मुझसे कोई काम नहीं होते, आलस जो नस नस में दौड़ रहा है। ये बोलकर वो पहले झाड़ू लगाती है, फिर सुखाने के लिए पोछा लगाती है। OMG, मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है, झुककर पोछा भी नहीं लगा सकती, पैर से कर देती हूँ। पैर से आड़ा टेढ़ा पोछा लगाकर दीपा फिर से कमरे में चली जाती है। तभी अनीता आंगन से गुजरती है तो थोड़ी बहुत मिट्टी और पानी को देखकर कहती है, दीपा बहू जरा इधर आना। क्या किया है ये तुमने? अरे ये कैसे पोछा लगाया है तुमने? इतना गंदा हो रखा है फर्श, और अभी पानी पर पैर रखने से अगर मेरा पैर फिसल जाता तो? माँ जी, इतना बवाल क्यों कर रही हो आप? जरा सा पानी ही तो है, आप खुद भी तो कर सकती थी, जो मुझे इतना सुना रही हो। क्या बहू सारे काम करेगी? एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हें सफाई के बारे में बता रही हूँ, गंदगी करना छोड़ दो। दीपा अपनी सास को बिना किसी बात का उत्तर दिए वहाँ से सफाई करके वापस काम में लग जाती है। अगले दिन दीपा का देवर रोशन अपने हॉस्टल से वापस आ जाता है। देख तो बहू कौन आया है, तेरा देवर। चाहे इसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ, बेचारा धूप से आया है ना। तभी दीपा अपने देवर के लिए एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक ले आती है। उस कोल्ड ड्रिंक को लेकर रोशन कहता है, अरे भाभी, ये कोल्ड ड्रिंक में ऊपर से इनो डालकर लाई हो क्या? या इसकी गैस अभी तक नहीं निकली जो इतना झाग बन रहा है? हे भगवान, लगता है इसने गंदे तरीके से बर्तन धोए हैं, ग्लास में साबुन होगा और झाग बन गया होगा। रुक जा बेटा, मैं तुझे दूसरी कोल्ड ड्रिंक मंगवाती हूँ, इसे मत पी। बहू मेरे साथ रसोई में चल। अनीता रसोई में जाकर उस कोल्ड ड्रिंक को फेंक देती है और बहू को कहती है, बहू ये सब क्या है? तू रोशन को ऐसे कोल्ड ड्रिंक दे रही थी, तेरी आंखें या बटन? गंदगी तुझे कुछ ज्यादा ही नहीं पसंद है? अरे बर्तनों को अच्छे से साफ किया कर, उस पर सर्फ साबुन लगा हुआ मत छोड़ा कर। माँ जी, एक तो खाना बनाते बनाते इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, उसके बाद और भी घर के काम होते हैं, अगर इसमें 1-2 बर्तन पर साबुन लगा हुआ रह जाता है तो क्या हो गया? इतना क्यों सुना रही हैं आप मुझे? मैंने अपने बेटे की शादी जब तुझसे तय की थी तो मैं बहुत खुश थी, पर अब सोच रही हूँ तेरा नाम रख दूं साफ सफाई ना करने वाली बहू, क्योंकि गंदगी तो तुझे बहुत प्यारी है, कॉकरोच की तरह। हो गया आपका? अब मैं देवर जी को कोल्ड ड्रिंक दे आती हूँ। ये बोलकर वो रोशन को कोल्ड ड्रिंक दे देती है। शाम को विक्रम फ्रिज खोलकर पानी पीने आता है तो उसमें कॉकरोच चल रहे थे और सब्जी वगैरह भी फैली हुई थी। ओह नो, खोलते ही इसमें से कितनी गंदी बदबू आ रही है। भाभी, आपको फ्रिज साफ करना चाहिए, बहुत स्मेल आ रही है इसमें। माँ बोलती हैं जहाँ गंदगी होती है वहाँ दरिद्रता आती है और लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं। ओह देवर जी, आप भी माँ जी की तरह चालू मत हो जाइए, मैं कर लूंगी सफाई। अरे 10 काम होते हैं मुझे, रह गया होगा साफ करना। ठीक है भाभी। देवर की बात सुन दीपा बड़बड़ाते हुए फ्रिज को साफ करती है और सारा सामान वापस रख देती है।
शुक्र है सारा काम हो गया। अच्छा है ये फ्रिज साफ हो गया, मुझे बहुत घिन आती है ये करने में। हाय मेरी कमर, अब जाकर थोड़ा लेट जाती हूँ। अरे बहू छत से कपड़े उतार कर ले, आंधी चल रही है, कपड़े उड़ जाएंगे। मैं इतनी काम चोर आलसी हूँ, फिर भी माँ जी मेरे से किसी ना किसी तरीके से काम करवा ही लेती हूँ। ला रही हूँ माँ जी ये कपड़े अभी। ये बोलकर वो सारे कपड़े उतारकर अपने बेड पर पटक देती है और वो वैसे भी उसका कमरा फैला हुआ ही पड़ा था और खुद भी बेड पर पसर जाती है। इतने में उसका पति विक्रम ऑफिस से वापस आता है। हे भगवान, दीपा ये कमरे का इतना बुरा हाल क्यों कर रखा है तुमने? मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, तुम्हें सफाई रखनी चाहिए, उल्टा गंदा कर रखी हो। अरे औरतें तो खुद को भी सजा लेती हैं और तुम्हारे बाल भी इतने उलझे हैं और यहाँ बैठने की भी जगह नहीं है। अरे यार अब तुम चालू मत हो जाओ ना, जब देखो तुम्हारा घर का कोई ना कोई इंसान मुझे बोलता ही रहेगा यहाँ गंदगी है वहाँ गंदगी है, काम करो वो काम करो। अरे मैं काम करते करते थक जाती हूँ, बाल तो खराब हो गए ही मेरे, खुद को संवारने का मौका भी नहीं मिलता और ये कमरा इसलिए ऐसा पड़ा हुआ है। थोड़े से कपड़े साइड करके तुम भी तो बैठ सकते हो ना, आते ही चढ़ रहे हो मुझ पर। जितनी देर पटर पटर बोल रहे हो मुझे, इतनी देर में तो खुद कर लेते। दीपा अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं कुछ नोटिस नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं है, मैं सब नोटिस कर रहा हूँ। बहुत गंदगी रखती हो। आई अग्री कि तुम थक जाती हो काम करते करते, पर कोई भी बहू अपने घर को ऐसा नहीं रखती। तुम खाना भी मुझे उल्टे सीधे कागज में पैक करके दे देती हो। इससे पहले रसोई में फल रखने गया था, मक्खियां भिनक रही हैं वहाँ पर। अच्छा अच्छा, अब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा है? झाड़ू पोछा सब रखा हुआ, खुद देकर खुद साफ कर लो, मुझे मत बोलो। तुमसे तो बोलना ही बेकार है। ये बोलकर विक्रम अपने रूम की सफाई करके फिर बैठता है। इसी तरह वक्त गुजरता है। दीपा बिल्कुल भी सफाई नहीं करती थी। कपड़े बर्तन कमरे हर चीज यूं ही बिखरा रहता था। अनीता बार बार उसे सफाई का ताना देती थी और रसोई में मक्खियां भिनकती रहती थी। गंदा खाना खाने से अनीता के पेट में बहुत दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके दोनों बेटे और दीपा फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करने पर कहता है, मुझे लगता है आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। माताजी को गंदगी से टाइफाइड हो गया है और इनके शरीर में पानी भी हो गया है। बट डोंट वरी, ग्लूकोज चढ़ा दिया है। आसपास की जगह को साफ रखकर उनका ख्याल रखिए, वरना आपको भी ये सब हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, हम समझ गए। भैया माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ मेरे भाई, देखा दीपा तुमने, तुम्हें मैंने कितना समझाया फिर भी तुम बाज नहीं आई और माँ इतनी बीमार हो गई। अगर तुम थोड़ी सी सफाई रख लेती तो ऐसा नहीं होता। विक्रम जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। अब से मैं घर की बहुत ज्यादा सफाई रखूंगी और बिल्कुल भी आलस नहीं करूंगी। अपनी सास को ऐसी हालत में देखने के बाद दीपा को अपने आलस का करारा जवाब मिलता है। फिर वह अनीता से माफी मांगती है और अपनी सास का खूब ख्याल रखती है और घर को भी साफ तरीके से रखती है। इसलिए दोस्तों कभी भी अपने आसपास गंदगी ना रखें, क्योंकि गंदगी से फूड पॉइजन, मलेरिया कुछ भी हो सकता है।